हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक बात ध्यान देना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू हुआ, यानी कि जुलाई 2020 में लागू हुआ है, बट ये जो है एक्ट आपका 2019 में आ गया था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ ये है कि ये समझ लो कि ये पार्ट कहाँ से आया, क्यों आया और किस तरह पारित हुआ हमारे। तो देखो, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 8 जुलाई 2019, यानी कि 8 जुलाई 2019 को ये लोकसभा में बिल जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसके थ्रू? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये जो मैं कर रहा हूँ ध्यान रखना, किसके थ्रू? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उस समय मंत्री कौन थे? रामविलास पासवान, ओके। इट वॉज पास्ड बाई लोकसभा ऑन 30 जुलाई 2019। लोकसभा ने इसको जो है 30 जुलाई 2019 को पास कर दिया, ठीक है। और राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 को, यानी कि 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे पारित हो गया। अब एक बात ध्यान दो, ये जो है पारित हो गया था 29 अगस्त में और आज है 20 जुलाई 2020, ठीक है। तो आज से इसके रूल्स रेगुलेशन लागू हो रही है। इतना टाइम जो है लग गया इसके रूल्स को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेबल बनाने के लिए। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कभी पेपर में 2019 आ जाए या कोई, आप देखो पेपर में तो हमेशा इसको 2019 बोला जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर आप किसी से बात कर रहे हो डेली तो वो 2020 बोल दे, ठीक है। तो आप उसको सही कर सकते हो कि ये जो रूल है 2019 का, ध्यान देना अभी ये अप्लाई हुआ है, पर ये आया कब था? 2019 में, ठीक। अब समझ लेते हैं इस लॉ के बारे में, ठीक है, ओके। तो मतलब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये 20 जुलाई 2020 को आया हुआ है, बट अगर अब जो है आपसे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भाई इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या? तो इसके पहले क्या क्या था? ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट वाज एक्ट ऑफ 1986, यानी कि ओल्ड सीपीए। सीपीए क्या हो गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब का? 1986। तो 2019 के पहले कौन सा सीपीए था? वो था 1986 का, ठीक है। 2-3 बार पेपर में आ भी चुका है कि कौन सा ये एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये है आपका 1986 का, ओके। अब बात कर लेते हैं कि जो नया एक्ट आया है उसकी हाईलाइट्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, पहला सबसे मेजर काम क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया, मतलब योगी जी वाला काम कर दिया गया, रिनेम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बदल दिया किसमें? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसको, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम से बदल के हो गया वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब देखो क्या होता था, अभी जो इसके पहले जो ओल्ड रूल था 1986 वाला सीपीए का जो रूल था, उसमें कंडीशन क्या थी कि जिस जगह से आपने जो सामान खरीदा, जहाँ पे वो शॉप है या जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर रिसाइड कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर का जो मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, वहाँ पे आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अब 2019 का रूल क्या कहता है? जहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर, मतलब आपने अगर खरीदा तो आप, या कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो जहाँ पे आप रह रहे हो आप वहाँ पे कर सकते हो। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट जो है खरीदा यूपी से, ठीक है, और आप रह रहे हो एमपी में, तो अब आपको पहले क्या होता था, आपको यूपी में आके केस लड़ना पड़ता था। अब क्या है, अब आप एमपी में जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे केस करोगे और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो आकर के आपसे यहीं पे केस लड़ेगा, ठीक। बिफोर 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओनली मैन्युफैक्चरर वर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। देखो होता क्या था 2019 के पहले, यानी कि 1986 का जो ओल्ड रूल था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स जिम्मेदार होते थे। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, भाई आपका प्रोडक्ट मान लो मोबाइल है, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होता था, जो मोबाइल कंपनी यानी कि एप्पल मान लो रिस्पॉन्सिबल हो गया। बट अब नए रूल में क्या है? नए रूल में जो है सर्विस प्रोवाइडिंग वाले जो हैं, जैसे एप्पल आपने मंगाया कहाँ से? आपने एप्पल मंगाया मान लो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी मंगाया, ठीक है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट जिससे भी मंगाया, तो अब जिन सर्विसेज से, साइट से आपने मंगाया वो साइट भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। पहले वो क्या कहते थे, सर हम तो मीडिएटर, हमने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया, हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है तो हम जिम्मेदार नहीं। पर अब वो सर्विस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जिम्मेदार होंगी, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी उनकी हेल्ड करी जाएगी, ठीक। हाँ, अब क्या होता था, पिकुलियर जुडिक्शन जो होता था उसमें अमाउंट्स डिटरमाइन होते थे कि कितने तक का अमाउंट जो है किस कोर्ट में जाएगा, ठीक। तो अब वो अमाउंट भी आपका चेंज कर दिया। देखो पहले डिस्ट्रिक्ट जो था वहाँ पे 20 लाख तक का जाता था, कब? 1986 में। अब कितने तक जाएगा?
अब जाएगा 1 करोड़ तक का। ठीक, स्टेट में क्या था, पहले मैक्सिमम लिमिट थी 1 करोड़, अब है मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़। पहले नेशनल लेवल पर कितनी थी, अबव 1 करोड़ कोई भी केस डाल सकते हो, और अब जो है नेशनल लेवल पर अगर केस डालना तो आपको अबव 1 करोड़, सॉरी यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, ये अबाउट 10 करोड़ होगा। ठीक है, 10 करोड़ के ऊपर जो भी केस है आप वो नेशनल लेवल पर डालोगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 10 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं है। ओके, अब एक जो मेजर चेंज वो आया है, वो एक मीडिएशन ऑप्शन का अवेलेबिलिटी कराया गया। देखो मीडिएशन ऑप्शन को कंफ्यूज मत होना, बोला जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन भी। मतलब आसान शब्दों में आप लोग जानते हो कि भाई दो लोगों में लड़ाई हो गई, ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई, तो सी जो है गांव का प्रधान जो होता है बिना मतलब आ करके सब शांत करके मीडिएट करता है, बीच में बिचौलिया बन करके सबको ठंडा कराता है, भाई झगड़ा बंद करो, आपस में मिलजुल कर रहो, भाई बहन हो। ठीक, तो यही काम जो है अब कंज्यूमर फोरम भी प्रोवाइड करेगी। तो अब कंज्यूमर फोरम क्या है, मतलब ये इन्होंने क्या करा है कि अब हर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो सारे कमीशन ऑफिस थे, यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, उन सब में एक मीडिएशन रूम या मीडिएशन कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी जो है आपको केस को बोथ ऑफ द पार्टीज को मदद करेगी, किसमें, ताकि वो जो केस है वो कंक्लूजन तक पहुंचे। किस टाइप के कंक्लूजन, ताकि बोथ ऑफ द पार्टी जो है उनके लिए बेनिफिशियल हो। यानी कि ये क्या करेगी पार्टी, एक तुम रख लो एक तुम रख लो, ठीक है, तो दोनों का बेनिफिट हो जाए, नुकसान कम लगे, टाइम कम लगे, सरकार का खर्चा कम हो, तुम्हारा खर्चा कम हो, और सब कोई हैप्पी हैप्पी हो जाए। ठीक है, तो ये गुड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड सबके लिए, यानी सबको अच्छा अच्छा मिल गया। ठीक, तो एक अच्छा ऑप्शन भी है कि मतलब अपने यहाँ इंडिया में आप जानते हैं केस में करने में आदमी मर जाता है, केस नहीं सॉल्व होता है, तो बेटर ऑप्शन क्या है ना कि अगर कोई मीडिएट कर देता तो थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना क्या होता है, ये तो रियलिटी पता चलेगी। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक काम बहुत अच्छा करा है जो अभी तक हमें बहुत ज़रूरत थी, और जो अपने डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे आप यूएसए की बात करो, रशिया की बात करो, इवन चाइना की बात करो, खैर चाइना को तो कुछ बोल नहीं सकते, चाइना को हटा ही दो, पता ही नहीं चलता क्या है, या इंग्लैंड की बात करो, तो यहाँ पे क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, यानी कि आप कंज्यूमर को किसी तरह से धोखाधड़ी नहीं कर सकते। अगर आपने धोखाधड़ी करी तो आप अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल रखे जाएंगे। तो क्या हर स्टेट को जो है, हर स्टेट, एवरी स्टेट में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बैठा ली जाएगी, जिसका काम क्या रहेगा, जिसका काम रहेगा, पहले काम क्या है उनका कि दे विल लुक इनटू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जैसे ये होता था नहीं था अभी तक, ये फेयर एंड लवली का आता था, फेयर एंड लवली वाला केस आता था, भाई लड़की ने क्रीम लगाई तो वो सीधे पायलट ही बनेगी, चाहे लड़की 5वीं फेल हो वो पायलट बनेगी। वो फेयर एंड हैंडसम का आता था, लड़का अभी तक बेवकूफ़ दिखता है पर क्रीम लगाई तो वो फिर शाहरुख खान से बड़ा चार्मिंग हो गया। मतलब लॉजिक कुछ भी नहीं, OLX पे बेच के आए हुए थे अपना लॉजिक को ये। बट अगर इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करे तो अब जो है आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है हर स्टेट की जो है उसको देखेगी और उनको जो है परेशान करेगी, या मतलब उनको ये केस बंद करवाएगी या उनके एडवर्टीजमेंट हटवाएगी। ठीक है, अब बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस समझ लो क्या होता है कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई केस उठा ले, ठीक है, यानी किसी ने कोई केस फाइल नहीं करा है या अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये खुद से किसी केस को देखा कि ये केस गलत हो रहा है, ये खुद से केस उठा लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे एडवर्टीजमेंट वाला, इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट मान लो देखा कि गलत कर रहे थे, ये चलो फेयर एंड लवली का ही ले ले, क्योंकि अब तो खैर नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, तो ले लेते हैं उसका, तो फेयर एंड लवली का ही ले लिया उन्होंने। तो अब उन्होंने कहा नहीं ये ऐड तो मिसलीडिंग है तो इसको बंद करिए आप। ठीक है, तो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के अंदर लेकर के ये काम वो कर सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, अब व्हाट विल हैपन। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ केसेस मान लो, जैसे होता क्या है, अगर एक पार्टी लॉस करी, मतलब देखो केस में क्या होगा, 2 पार्टी होंगी, ए और बी हो गई। अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा कि ए को जो है 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे बी को। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात थी। अब ए जो है हैप्पी नहीं था इस बात से, तो वो क्या करेगा, अब वो पहुंचेगा स्टेट कोर्ट में, स्टेट फोरम में, या कोर्ट में बोल दिया गलती से तो उसको फोरम समझ लेना। ठीक है, तो स्टेट फोरम में पहुंचेगा। अब स्टेट फोरम में क्या है, स्टेट फोरम में अगर उसको केस करना है तो 50 लाख का आधा यानी कि 25 लाख, ठीक है, उसको स्टेट फोरम के पास पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा एडवांस में, तब उसके केस की सुनवाई होगी। कि मान लो अगर केस में तुम रिजेक्ट होते तो ये तो पैसा गया ही गया तुम्हारा, अलग से जो केस होगा तो वो होगा। तो इस तरह क्या लोग बिना मतलब केस जबरदस्ती नहीं डालेंगे, और अगर जबरदस्ती डालेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो न्याय, जो सही लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है,
थोड़ा टाइम रिड्यूस करा गया और अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। अब बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट। देखो इस एक्ट की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे पुराना जो 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, वहाँ पे क्या है, अगर आपने कोई अपील करी और आपका रिजेक्ट हो गया या आपकी अपील का सुनवाई हो गई, अब आपको री अपील करना चाहते हैं उसको, तो अपील के 30 डेज के अंदर, जो प्रीवियस ऑर्डर आया था 30 दिन के अंदर, उसके बाद 30 दिन के अंदर ही आपको री अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अब क्या है, 2019 रूल के अकॉर्डिंग अब आप उसको 45 डेज के अंदर री अपील कर सकते हैं, ठीक है। पहले कितना था लिमिट, 30 डेज, अब 45 डेज, यानी कि 15 डेज को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये भी आपका एनटीए का फॉर्म हो गया, बढ़ता ही चला जा रहा है। चलो आलसी आदमी के लिए अच्छा है जो आलसी थे, लेकिन मेरे हिसाब से 30 दिन मोर देन एनफ है, बट 45 भी इट्स अ वेलकमिंग अपॉर्चुनिटी, इट्स ओके, ठीक है। बट एक चीज़ आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, देखो कुछ सर्टन कंडीशंस होती थी, जो कंडीशन होती थी क्या होती थी कि मान लो कोई केस ऐसा हो गया कि किसी पर्टिकुलर रीज़न वाइज आप जो है 30 डेज के अंदर नहीं रीअप्लाई कर पाए, या एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा रीजनिंग जो अनअवॉइडेबल था, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट आपको अलाउ कर देता था, पर वो समझने के बाद, जब आपका कंडीशन वो कंफर्मेशन कर ले तब आपको अलाउ कर देता था, ठीक है। बट अब क्या है, ये रूल पहले भी था, तब लिमिट 30 डेज थी तो तब भी अलाउड था, अब भी वो अलाउड है, लेकिन अब वो 45 डेज के बाद भी अलाउड है, ठीक। तो सिर्फ 30 डेज का रूल चेंज हो, उसी से ये भी सेम ही रहेगा, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो यार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई पढ़ा रहा हूँ, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्या पार्ट पसंद आया इस वीडियो का, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे।